बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की दूसरी पोएम को पढ़ेंगे और इसका टाइटल है नाइट मेल। इसको जो लिखने वाले हैं इनका नाम है W.H. ऑडेन। अगर आपको याद हो, आपने जो पहली पोएम पढ़ी थी दी रेन, उसके पोएट का नाम था W.H. डेविस, यानी उनका पूरा नाम था विलियम हेनरी डेविस। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं W.H. ऑडेन, इनका पूरा नाम है विस्टन ह्यू ऑडेन। तो ये आप याद रखना, इन दोनों के नामों में W.H. आता है। तो ये जो W.H. ऑडेन थे, ये 1907 में इंग्लैंड का एक इलाका है यॉर्क, वहाँ पर ये पैदा हुए थे और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको एक एंग्लो अमेरिकन या ब्रिटिश अमेरिकन कहा जाता है, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो पैदा तो इंग्लैंड में या बरतानिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, उसके बाद ये फिर अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, तो इनको ब्रिटिश अमेरिकन कहा जाता है। और इंग्लैंड में जो पैदा होते हैं फिर अमेरिका में चले जाते हैं, उनको एंग्लो अमेरिकन कहा जाता है। ये बरतानिया और इंग्लैंड और यूके वगैरह, इनमें क्या फ़र्क है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको भी देख लें। तो ये एक एंग्लो अमेरिकन थे, पैदा इंग्लैंड में हुए और उसके बाद ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। तो ये एक पोएट थे, एक प्ले राइट थे, एक एसेइस्ट भी थे, यानी इनकी ज़्यादातर जो दिलचस्पी थी वो अपने दौर की पॉलिटिक्स में थी, यानी अपने दौर के सियासी हालात के ऊपर इन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे, बहुत से एसेज लिखे। इसके अलावा इनकी पोइट्री में बड़ी दिलचस्पी थी। रिलीजन यानी मज़हब, मोरालिटी यानी इखलाकियात और लव यानी मोहब्बत, ये आप इनकी पोइट्री के अंदर इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के तौर पर देखेंगे। यानी इनकी जो पोइट्री है उसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी है, इन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर लिखा। तो ये चंद इनकी शायरी के या इनकी तहरीरों के बुनियादी से मौज़ूआत हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा इन्होंने ना सिर्फ इनकी पोइट्री के अंदर थीम्स की एक वैरायटी है, बल्कि इनकी पोइट्री की जो फॉर्म है उसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। यानी इन्होंने शॉर्ट पोएम्स भी लिखी, लॉन्ग पोएम्स भी लिखी, फिर उसके बाद जो स्टेंजा स्ट्रक्चर्स होते हैं पोइट्री के, जो फॉर्म्स होती हैं, उसकी जो बनावट होती है, उसमें इन्होंने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। हमारे कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में, इनकी 2 पोएम्स वो शामिल हैं। एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नंबर 4 जो पोएम हम पढ़ेंगे, ओ वेयर आर यू गोइंग, उसका टाइटल है, वो भी बड़ी आपको अजीब सी लगेगी। ये इनके एक्सपेरिमेंट्स थे, इन्होंने पोइट्री के अंदर तरह तरह के तजुर्बे किए। को 400 के करीब इन्होंने डिफरेंट पोएम्स लिखी और इनको 1947 में पुलिट्ज़र प्राइज़ जो होता है पोइट्री का, अमेरिका के अंदर ये एक प्राइज़ दिया जाता है एनुअली, हर साल के बाद। ये 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, उनमें से एक पोइट्री होती है। तो पोइट्री के अंदर एक साल के अंदर जो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको फिर ये प्राइज़ दिया जाता है, पुलिट्ज़र प्राइज़ इसको कहते हैं। इसमें एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है, एक गोल्ड मेडल होता है और $15,000 ये अमाउंट, कैश अमाउंट दी जाती है। ये पहले $10,000 होती थी, 2017 में इसको रिव्यू करके बढ़ा के इसको $15,000 कर दिया गया। तो इसको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये कोई 30 लाख 31 लाख के करीब ये अमाउंट बनती है। तो इतने पैसे इनको, यानी पुलिट्ज़र प्राइज़ जो था उसकी मद में इनको मिले। और इनकी एक नुमायाँ बात यह है कि इन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में शायरी लिखना शुरू कर दी थी। इतनी ज़्यादा मतलब पोइट्री में जो दिलचस्पी है इनकी, ये शुरू में ही डेवलप हो गई थी। और 15 साल, ये आप लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं ये आमतौर पे इसी रेंज में होते हैं, 15, 16, 17 साल आपकी एज होगी। तो इन्होंने इस उम्र में 15 साल में इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया था। और 23 साल की उम्र में, सिर्फ ओनली 23 ईयर्स इनकी अभी एज थी कि इनकी पहली जो बुक थी पोइट्री की वो पब्लिश होके मार्केट में आ चुकी थी। तो ये मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। और इन्होंने मास्टर्स किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, और ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग भी करते रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे इन्होंने पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो कुछ सालों तक वहाँ पे पढ़ाया। और इनकी कुछ फेमस जो पोएम्स हैं उनके नाम ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये W.H. ऑडेन का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है, ये आपके ज़हन में ज़रूर होना चाहिए। तो अब हम इनकी जो पोएम है नाइट मेल, जो हमारे कोर्स में शामिल है, सेकंड पोएम है, इसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसका जो टेक्स्ट है पहले आप एक नज़र इसको देख लें। ये स्क्रीन के ऊपर मैं शो कर देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे ये कुल मिला के ये 8 स्टेंजाज़ हैं, यानी 8 कपलेट्स हैं, 2-2 लाइन्स के 8 स्टेंजाज़ हैं।
और ये भी आप ज़हन में रखना कि ये पूरी पोएम नहीं है, ये मुकम्मल पोएम नहीं है जो आपके कोर्स में शामिल है। ये नाइट मेल जो पोएम है, ये काफ़ी लेंथी पोएम है, जितनी ये है इससे कोई 4-5 गुना ज़्यादा ही होगी, लेकिन वो सारी आपके कोर्स में शामिल नहीं है। बस आपने सिर्फ ये पहले जो 8 स्टैंज़ाज़ हैं, 8 जो कपलेट्स हैं, बस इन्हीं को पढ़ना है। ये स्क्रीन के ऊपर आप इसको देखें कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी ये है जी नाइट मेल और ये क्या कर रही है, बॉर्डर क्रॉस कर रही है। नाइट मेल असल में एक ऐसी ट्रेन को कहते हैं, ऐसी रेलगाड़ी को कहते हैं जो ज़्यादातर रात के वक्त सफ़र करती है, और इन गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर डाक जो है वो एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाई जाती है। तो ये एक ऐसी ही रेलगाड़ी है जो इंग्लैंड से चलना शुरू करती है और स्कॉटलैंड तक जाती है, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये आपस में पड़ोसी हैं, और वहाँ पे ये इस तरह जो ट्रांसपोर्ट है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, ये यूरोपीय मुल्कों के अंदर आपको पता है ये चलती रहती है। उनके जो बॉर्डर्स हैं वो इस तरह नहीं है जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, यो बिल्कुल जिसको लॉक किया हुआ है, हमारी उनके साथ मतलब कोई तिजारत नहीं है या आना जाना वहाँ पे नहीं है, बहुत सारी पाबंदियाँ, अगर जाना भी हो तो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके फिर हम उधर जा सकते हैं या उधर से लोग इधर आ सकते हैं। लेकिन जिन मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं उनमें बॉर्डर्स के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं होती हैं और वहाँ पे बाकायदा ट्रांसपोर्ट चलती है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ये एक ऐसी ही ट्रेन है, एक ऐसी ही रेलगाड़ी है जो लंदन से या इंग्लैंड से चलना शुरू करती है और मुख्तलिफ़ शहरों से होती हुई ये स्कॉटलैंड पहुंचती है, और स्कॉटलैंड के फिर मुख्तलिफ़ शहरों में ऐसे गुज़र के ये वापस इंग्लैंड में आती है। तो ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इनके बॉर्डर साथ साथ ही हैं, और एक इलाका साथ और भी है जिसको वेल्स कहते हैं। ये इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड, फिर उसके बाद आयरलैंड का एक हिस्सा है जो इसके साथ जुड़ा हुआ, उसको मतलब मिला के सारे को UK कह देते हैं। तो ये UK और बरतानिया और इंग्लैंड, इनमें क्या फ़र्क है, ये अभी मैंने जो आपको वीडियो बताई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको ज़रूर देख लेना ताकि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। तो ये इंग्लैंड से चलती है, स्कॉटलैंड में जाती है, तो ये बॉर्डर क्रॉस कर रही है, इंग्लैंड के बॉर्डर को क्रॉस करके स्कॉटलैंड में एंटर हो रही है। तो ये है जी एक नाइट मेल, एक रेलगाड़ी, उसकी तरफ WH ऑर्डन आपकी तवज्जो मबजूल करा रही हैं और साथ बता रहे हैं कि ये करती क्या है, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, यानी ये नाइट मेल चेक लेके आती है और पोस्टल ऑर्डर लेके आती है। थोड़ी पुरानी पोएम है ये, आजकल तो खैर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये सारा इंटरनेट के आने के बाद सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में चेक्स चलते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह मनी ऑर्डर भेजते थे, चेक्स भेजते थे, तो ये लोगों के चेक भी लेके जाती है। पोस्टल ऑर्डर यानी मुख्तलिफ़ तरह की जो डाक है वो एक जगह से दूसरी जगह ये लेके जाती है। और एक बात आप आगे चलने से पहले ये भी समझ लें कि जो पहली 2 लाइन्स अभी हमने पढ़ी हैं, इन दोनों लाइन्स के आखिरी जो अल्फाज हैं एक नज़र उनको देखें। पहली जो लाइन है उसका आखिरी लफ्ज़ है बॉर्डर, और जो दूसरी लाइन है उसका आखिरी लफ्ज़ है ऑर्डर। तो ये बॉर्डर और ऑर्डर, ये 2 ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिरी जो साउंड्स हैं, आखिरी 1 या 2 या 3 साउंड्स वो आइडेंटिकल हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं इनको राइम्ड वर्ड्स कहा जाता है, या उर्दू में आप इनको कह देते हैं हम काफ़िया अल्फाज। तो ऐसी 2 पोइट्री की लाइन्स, जिन दोनों लाइन्स के जो आखिरी अल्फाज हैं वो हम काफ़िया हों, राइम्ड हों, तो उसको एक कपलेट कहा जाता है। यानी ये 2 लाइन्स का एक ऐसा स्टैंज़ा, यानी कपलेट की ये कंडीशन है कि उसकी जो दोनों लाइन्स हैं वो हम काफ़िया हों। तो ये जो हम 8 कपलेट्स अभी पढ़ने जा रहे हैं, इन 8 में आप देखेंगे कि आखिरी जो वर्ड्स हैं इन 2-2 लाइन्स के, हर स्टैंज़ा के, वो राइम्ड हैं, वो हम काफ़िया हैं। तो ये 8 कपलेट्स हैं जिनको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये भी आपको थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहली जो 2 लाइन्स हैं इनको हमने पढ़ लिया है, और बिल्कुल सिंपल सी बात पोएट आपको बता रहा है कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी ये नाइट मेल है, क्या कर रही है, बॉर्डर को क्रॉस कर रही है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रही है या एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है। और ये क्या लेके आ रही है, चेक्स लेके आ रही है, पोस्टल ऑर्डर्स लेके आ रही है, और आगे देखिए लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, यानी ये अमीर लोगों के लिए भी ख़त लेके आती है, गरीब लोगों के लिए भी ख़त लेके आती है। द शॉप एट द कॉर्नर, वो जो कोने पे कोई दुकान है
उस दुकान वाले के लिए भी ख़त लेके आती है, एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, और वो जो अगले दरवाज़े में जो लड़की रहती है उस लड़की के लिए भी ख़त लेके आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबके काम करती है, सबकी डाक लेके आती है, ये किसी में कोई फ़र्क नहीं करती, अमीर गरीब छोटा बड़ा मर्द औरत जो भी है सबके काम आती है। तो दूसरा स्टैंज़ा भी आपने देख लिया, बिल्कुल सिंपल। और इसके बाद तीसरा देखें कि पुलिंग अप बिटॉक। ये बिटॉक स्कॉटलैंड के अंदर एक इलाके का नाम है, एक गांव है, काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है, और वहाँ पे मतलब उस गांव के पास से जो रेलवे की पटड़ी गुजरती है वो ऐसे स्लोप यानी ऊपर को पहले चढ़ना पड़ता है, उसके बाद ट्रेन को थोड़ा नीचे को उतरना पड़ता है। ये पहाड़ी इलाकों में आपको पता है इसी तरह के ट्रैक्स होते हैं। तो वहाँ जब बिटॉक के इलाके में ये ट्रेन पहुँचती है तो ये क्या करती है, अपने आप को पुल करती है। अब साफ ज़रा जब हाइट पर चढ़ना है गाड़ी ने तो गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा लगता है, इंजन का ज़ोर ज़्यादा लगता है, तो इसलिए पुलिंग अप का यानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो गाड़ी का जो इंजन है अगले डब्बे में वो पूरी गाड़ी को फिर ऐसे खींच के पहाड़ के ऊपर चढ़ाता है। और वो स्टेडी क्लाइम यानी वो जो चढ़ाई है वो स्टेडी है, मुसलसल चढ़ाई है, वो काफ़ी हाइट पे वो इलाका है, ट्रेन को काफ़ी ऐसे ऊपर तक जाना पड़ता है और काफ़ी ज़ोर लगता है ट्रेन का। तो पुलिंग अप बिटॉक के इलाके में ये अपने आप को पुल करती हुई स्टेडी क्लाइम यानी एक मुसलसल जो चढ़ाई है उसके ऊपर चढ़ाती है। और द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर यानी इसके रास्ते में ग्रेडियंट्स आती हैं। ग्रेडियंट्स एसेंट डिसेंट यानी उतार चढ़ाव को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ी इलाकों में ट्रैक्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, तो कभी मतलब चढ़ाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है, तो इसके रास्ते में इस तरह उतार चढ़ाव आते हैं। बट शी इज़ ऑन टाइम, और लेकिन ये पूरे वक्त पर अपनी मंजिल पर पहुंचती है। तो ये अंग्रेज़ों की ट्रेनों की बात हो रही है। हमारे मुल्क में तो खैर ट्रेनों को इतना ज़्यादा वो शेड्यूल को फॉलो नहीं करती। जो 6 बजे टाइम आना होता है वो शाम को 6 बजे आता है, तो जो मतलब 4 बजे आना होता है वो रात को 8 बजे पहुंचती है गाड़ी। तो हमारे यहाँ तो खैर जो वक्त की पाबंदी है, जो पंक्चुअलिटी है वो कोई इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये जो ट्रेन है, ये जो नाइट मेल है, ये क्या करती है, ये अपने पूरे वक्त पर जहाँ पे इसने पहुँचना होता है ये वहाँ पर पहुँचती है, यानी वक्त की पाबंद है, वेरी पंक्चुअल है। और एक आप ये भी फ़र्क ज़हन में रखना, एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम। यानी कोई काम 6 बजे होना है, यानी आपने कहीं 6 बजे पहुँचना है, तो आप पूरे 6 बजे वहाँ पे पहुँचें, यानी 5:59 और 60 सेकंड पे वहाँ पहुँचें, तो इसको कहते हैं कि आप ऑन टाइम पहुँचें, यानी पूरे टाइम पे जो एग्जैक्ट टाइम था उस पे पहुँचिए, ना उससे पहले ना उसके बाद। लेकिन एक होता है इन टाइम। इन टाइम का मतलब ये होता है कि जो टाइम मुकर्रर किया गया है उससे को 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट को आधा घंटा पहले ही पहुंच जाएं। यानी 6 बजे पहुंचना था, आप 5:55 पर पहुंच गए हैं, आप 5:30 बजे पहुंच गए हैं, तो उसको फिर कहते हैं कि इन टाइम पहुंचना। लेकिन ये जो गाड़ी है ये क्या करती है, ऑन टाइम पहुंचती है, ना अपने वक्त से पहले और ना अपने वक्त के बाद, बिल्कुल एक्यूरेट यानी इसका टाइम है और मतलब वक्त की बड़ी पाबंद है। और उसके बाद देखें पास्ट कॉटन ग्रास, इसके रास्ते में कपास के खेत आते हैं, और वो जो कपास की जो घास उगी होती है उसके पास से, उसके अंदर से ये गुज़रता है ट्रैक, तो वहाँ से ये गाड़ी गुज़रती है। एंड मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड कहते हैं बेआबानी इलाका, बंजर इलाका, कई मीलों तक जो पड़ा है खाली, यानी वहाँ पे कोई मतलब उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है, ऐसी जो ज़मीन होती है उसको मूरलैंड कह देते हैं। तो वहाँ पर पड़े हुए जो बोल्डर होते हैं, जो गोल गोल से पत्थर होते हैं या वहाँ वीराने में पड़े हुए, उन पत्थरों को बोल्डर कह देते हैं। तो उन पत्थरों के अंदर से उस बेआबानी इलाका जो है वहाँ से भी पटड़ी गुज़रती है, तो ये ट्रेन वहाँ से भी गुज़रती है। और शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, और ये अपने कंधे पर से सफ़ेद रंग का धुआं उगलती है, अपने कंधे पर से सफ़ेद रंग का धुआं उगलती है। अब देखिए रेलगाड़ी का कंधा तो नहीं होता, कंधे तो इंसानों के होते हैं। तो ये जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, एक स्टाइल होता है पोइट्स का बात करने का, कि वो कुछ चीज़ों को पर्सोनीफाई कर देती हैं, यानी जो इंसान नहीं है लेकिन उनके बारे में बात वो इस तरह से करते हैं कि जैसे वो कोई इंसान है और इंसानों की तरह उनके कंधे हैं, या इंसानों की तरह वो हंसती रोती हैं, खेलती हैं। तो ये इस जुमले के अंदर आप देखेंगे कि ये जो नाइट मेल है, पोइट क्या कर रहा है
रहा है, इस जुमले में नाइट मेल को पर्सोनीफाई कर रहा है। ये पर्सोनिफिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उसको ज़रूर देख लेना। तो शॉवलिंग वाइट स्टीम, ये इसका यहाँ पे इसके शोल्डर से मुराद ये है कि इसका जो फ्रंट वाला जो कंपार्टमेंट है, जो पहला डब्बा है जिसके अंदर इंजन होता है, तो पहले ज़माने में गाड़ियों के इंजन भी यही भाप से चलने वाले होते थे, कोयला उनमें इस्तेमाल होता था, तो धुआं वो बहुत ज़्यादा यानी वो एमिट करती थी। तो ये सफ़ेद रंग का धुआं उगलती हुई इस तरह के इलाकों से गुज़रती हुई जाती है। पास्ट कॉटन ग्रास यानी कपास के जो खेत हैं उनके पास से भी गुजरती है। एंड मूरलैंड बोल्डर जो हैं, बेयाबानी जो इलाका है उनमें जो पत्थर पड़े होते हैं, उन पत्थरों के बीचों बीच से भी गुजरती है। और शॉवलिंग वाइट स्टीम, सफ़ेद रंग का धुआं उगलती हुई जाती है ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे पर से। तो ये इसका जो ट्रैक है, अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है तो रास्ते में अब साफ ज़ाहिर है हर किस्म के इलाके आएंगे, रेगिस्तान भी आएंगे, पहाड़ी इलाका भी आएगा, मैदानी इलाका भी आएगा, दरियाओं के पुल भी आएंगे, इस तरह के मूरलैंड बेयाबानी इलाके भी आएंगे। तो हर किस्म के इलाके से गुजरती हुई ये जाती है, मतलब सैकड़ों बल्कि हज़ारों किलोमीटर का फासला है जो ये ट्रेन तय करती है। और इसके ट्रैक में ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके आते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ तरह का मौसम भी आता है। यानी एक इलाके का मौसम और तरह का होता है और दूसरे इलाके में बिल्कुल ही डिफरेंट टेम्परेचर होता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के मौसमों का सामना करती है, मुख्तलिफ़ तरह के जो ट्रैक्स हैं उनसे गुजर के जाती है, मुख्तलिफ़ तरह के इलाकों को क्रॉस करती है। और स्नॉटिंग नॉइज़ली यानी ये ऊंची आवाज़ के साथ फुनकारती है, स्नॉट करती है। वैसे तो स्नॉट ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, नथनों से जब वो आवाज़ निकालते हैं बड़ी खूनखार किस्म की, उसको स्नॉटिंग कहते हैं। तो ये ट्रेन के लिए पोएट ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो असल में वो जो ट्रेन जो विसल बजाती है, ये पहले ज़माने में हमारे इलाके में तो खैर आजकल ट्रेन नहीं आती, लेकिन जिन इलाकों से गुजरती है आपने कभी सुना होगा कि उसकी जो विसल होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, वो जो हॉर्न सा बजाती है, वो दूर तक सुनाई देता है। वो काफ़ी ऊंची आवाज़ होती है, बल्कि थोड़ा करीब अगर वो आ चुकी हो तो उस आवाज़ को सुन के मतलब एक दफ़ा तो बंदा बिल्कुल डर सा भी जाता है। तो इतनी ऊंची वो आवाज़ होती है। तो स्नॉटिंग नॉइज़ली एज़ शी अप्रोचेज़, यानी जब ये पहुंचती है, करीब आती है, तो ये क्या करती है, ऊंची आवाज़ के साथ ये फुनकारती है, विसल बजाती है, हॉर्न बजाती है, शोर मचाती है। और साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, यानी ऐसी घास जो हवा की वजह से, हवा चलने की वजह से बेंट हुई है, मुड़ी हुई है। ये रेलवे के जो ट्रैक होता है, जो पटड़ी होती है, उसके आसपास आप देखेंगे इस तरह की घास होती है। उसको कौन सा किसी ने कभी काटा होता है तो वो बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है, फिर वो हवा चल चल के वो ऐसे मुड़ जाती है, तो वो विंड बेंट ग्रास उसको कहते हैं। तो खामोशी के साथ कई मीलों का फासला वो उस घास में बिछी हुई वो जो पटड़ी है या उस पटड़ी के इर्द गिर्द वो जो विंड बेंट ग्रास है उसके बीचों बीच से ये क्रॉस कर जाती है। कभी मतलब आबादी आती है आगे तो ये फिर हॉर्न भी बजाती है, लेकिन जब बेयाबानी इलाका हो, वीराना हो, तो वहाँ से ये फिर खामोशी के साथ बग़ैर हॉर्न बजाए ये गुज़र जाती है। तो स्नॉटिंग नॉइज़ली, ऊंची आवाज़ के साथ ये शोर मचाते हुए गुज़रती है। एज़ शी अप्रोचेज़, जब वो एज़ शी पासेस यानी गुज़रती है। और साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और कई मतलब मीलों का जो फासला है वो खुश्क घास जो है मुड़ी हुई, उस घास के बीचों बीच से ये तय कर जाती है। और उसके बाद देखिए, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज़, यानी जब ये परिंदों के करीब पहुंचती है। अब पटड़ी के आसपास कोई दरख्त वगैरह, कुछ झाड़ियाँ लगी होंगी, तो उनमें जो परिंदे बैठे होते हैं, ये जब उनके पास से गुजरती है तो वो परिंदे क्या करते हैं, अपने सर मोड़ के देखते हैं एज शी अप्रोचेज़, यानी जब ये उनके करीब पहुंचती है। और स्टेयर फ्रॉम द बुशेज़ एट हर ब्लैंक फेसेड कोचेज़, और झाड़ियों में बैठ के वो इसके जो ब्लैंक फेसेड कोचेज़ होते हैं, इसके जो डिब्बे होते हैं, इन डब्बों की तरफ स्टेयर करते हैं, घूर के देखते हैं। बैठे रहते हैं अपनी जगह पे, लेकिन सर मोड़ के इसकी तरफ देखते ज़रूर हैं। वो एक तरह से यूज़ टू हो गए हैं, ये ट्रेन रोज़ यहाँ से गुजरती है, तो उन परिंदों को भी एक तरह से इस ट्रेन की आदत हो गई है, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हैं अपना सर मोड़ के। ब्लैंक फेसेड कोचेज़, ये आप देखना, ये इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी खाली चेहरों वाले डब्बे,
अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि जो डाक गाड़ी होती है, जो सिर्फ डाक लेके जाती है, यानी जिसमें सवारियाँ नहीं होती, उसके जो डब्बे होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं, वो आपने देखे वो चारों तरफ से बंद होते हैं, उसमें कोई विंडोज़ नहीं लगी होती, कोई शीशे वगैरह नहीं लगे होते, तो चारों तरफ से चूँकि वो बंद होती हैं, अंदर डाक होती है, सामान होता है, माल होता है, सारा माल गाड़ी भी इसको कह देते हैं, तो शायद इसलिए उसको ब्लैंक फेसिड कोचेज़ कहा गया है, क्योंकि चारों तरफ से बंद हैं। और एक मतलब हम इसका ये भी ले सकते हैं कि जो ट्रेन है, इसके जो डब्बे हैं उनके ऊपर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं है, किसी किस्म के जज्बात नहीं है, या उनके ऊपर किसी किस्म की कोई थकावट का कोई तासुर नहीं है। यानी ये अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को वेरी ऑनेस्टली, बड़ी मेहनत के साथ ये पूरा करती है, और किसी किस्म के जज्बात का ये इज़हार नहीं करती। बड़ी प्रोफेशनल कह लें, ये बड़ी मैकेनिकल सी इसकी एक ड्यूटी है, और बस उस ड्यूटी को परफॉर्म करना ही इसकी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा इसको किसी किस्म के इमोशंस इसके नहीं है, किसी किस्म की फीलिंग्स इसकी नहीं है जैसी कि इंसानों की होती हैं। तो एक तरह आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर लें, तो ये मतलब कोई इतनी मेरा ख्याल अहम बात नहीं है। बहरहाल, स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट ब्लैंक फेसिड कोचेज़, तो वो परिंदे अपनी झाड़ियों में बैठ के इसके जो डिब्बे हैं उनकी तरफ घूर के देखते हैं। और शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते, उनको शीप डॉग्स कह देते हैं। तो अब वहाँ ट्रैक पे यानी पटड़ी के आसपास जो भेड़ों के रेवड़ वगैरह जो लोग चराने के लिए लेके आते होंगे, तो वहाँ पर उनके साथ जो कुत्ते होते हैं वो भी इस ट्रेन के यूज़ टू हो गए हैं, वो भी इसके आदी हो गए हैं। वो मतलब उसका कोई रास्ता तो चेंज नहीं कर सकते, यानी वो उठ के ट्रेन के ट्रैक के ऊपर आ जाएँ तो कोई ट्रेन अपना रास्ता तो नहीं चेंज कर लेगी। लिहाजा वो कुत्ते क्या करते हैं, शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, यानी ये उसका रास्ता नहीं बदल सकते, लिहाजा दे स्लम्बर ऑन, ये सोए रहते हैं विद पॉज अक्रॉस, अपने पंजे फैला के, यानी जो एक कुत्ते की सोने की जो पोजीशन होती है बस उस पोजीशन में ये लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं। इनको भी एक तरह से इस ट्रेन की आदत हो गई है, ये रोज़ यहाँ से गुज़रती है, और उनको पता है कि ऐसे भौंकने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो उस ट्रेन का कोई रास्ता तो चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा वो इसके आदी हो चुके हैं और अब वो सोए रहते हैं। उनका ये रिएक्शन होता है इस ट्रेन के आने पर, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्शन शो वो नहीं करते। और इन दी फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, फार्म कहते हैं यही जो फसलों के अंदर, खेतों के अंदर जो घर वगैरह लोगों ने बनाए होते हैं, फार्म हाउसेस कह लें, या जो आबादी होती है, गाँव वगैरह जो होते हैं, विलेजेस होते हैं, छोटे छोटे जो डेरे वगैरह लोगों ने बनाए होती हैं, तो वहाँ पर से भी इसके रास्ते में कोई ऐसी जगह भी आती हैं, आबादी भी आती है, तो उसके पास से जब ये गुज़रती है तो नो वन वेक्स, कोई भी बेदार नहीं होता, यानी रात का टाइम होता है, लोग सोए होते हैं, बस सोए रहते हैं, कोई भी उठता नहीं है, लोग भी इस ट्रेन के आदी हो गए हैं। और बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन बेडरूम में वहाँ किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ जो पानी का एक जग है, बस वो जग थोड़ा सा शेक करता है, उसमें एक वाइब्रेशन सी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी सारी खुदाई, सारी दुनिया वो सोई रहती है, अपनी नींद के मज़े ले रही होती है, और ये ट्रेन जो है उनके पास से गुज़र जाती है, और इसने अपनी जिस मंजिल की तरफ जाना होता है उस मंजिल की तरफ रवा दवा रहती है। तो सारे लोग सोए रहते हैं, कोई भी जागता नहीं है, बस टेबल पे पड़ा हुआ एक जग जो है वो थोड़ा शेक करता है, उसमें थोड़ा सा इर्तियाश पैदा होता है, मतलब काफ़ी वज़न होता है। ये जहाँ से गुज़रती है ये ट्रेन, वो ज़मीन काफ़ी धड़कती हुई महसूस होती है, तो वो वाइब्रेशन बस वो जग जो है वो महसूस करता है, बाकी उसका कोई और ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बाकी जो जानदार होते हैं उनके ऊपर इतना नहीं होता। तो यहाँ पर ये पोएम जो है ये ख़त्म हो गई है, बल्कि ख़त्म नहीं हुई, ये मैंने आपको जैसे बताया ये मुकम्मल पोएम नहीं है। अगर आप मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप सारी भी जाके पढ़ लें, जितनी ये है इससे कुछ 4-5 गुना ज़्यादा ही होगी वो, लेकिन ये सिर्फ उसका पहले वाला हिस्सा, पहले ये 8 कपलेट्स हैं जो आपके कोर्स में शामिल हैं। तो आपने नोट किया होगा कि बिल्कुल सिंपलेस्ट इसकी भी लैंग्वेज है, जैसे आपने पहली पोएम पढ़ी थी दी रेन, तो इसमें भी कोई ज़्यादा ऐसी मुश्किल इसकी जो वोकैब है वो नहीं है। तो एक दफ़ा मैं इसको दोबारा सारी को रीड कर देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अगर आप इस हिस्से को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, नेक्स्ट जो सिनोनिम्स वाला या क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है उस पर चले जाएँ। लेकिन एक दफ़ा बहरहाल मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ दोबारा कि दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, यानी ये है नाइट मेल और ये क्या कर रही है, बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। और ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, ये क्या लेके आ रही है,
चेक लेके आ रही है और पोस्टल ऑर्डर्स लेके आ रही है, लोगों की डाक लेके आ रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, अमीरों के लिए भी ख़त लेके आ रही है, गरीबों के लिए भी ख़त लेके आ रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, वो जो कोने पे दुकान है उस दुकान वाले के लिए भी ख़त लेके आ रही है। एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, और वो जो अगले दरवाजे में साथ वाले घर में जो लड़की रहती है उसके लिए भी ख़त लेके आ रही है, मतलब सब की डाक लेके आ रही है। और पुलिंग अप बिटॉक, बिटॉक के इलाके में ये अपने आप को पुल करते हुए ज़ोर लगा के ये चढ़ाई पे चढ़ती है। और अ स्टडी क्लाइम, वहाँ पे जो चढ़ाई है वो मुसलसल चढ़ाई है, मुस्तकिल चढ़ाई है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है वो इलाका। और द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, इसके रास्ते में उतार चढ़ाव आते हैं बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन ये अपने पूरे वक्त पर पहुंचती है। और पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, और ये कपास के खेतों के बीचों बीच से गुज़रती है, जो बियाबानी इलाका है, वीराना है, वहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं उन पत्थरों के बीचों बीच से गुज़रती है। और शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे पर से सफ़ेद रंग का धुआं उगलती हुई जाती है। और स्नॉटिंग नॉइज़िली एज शी पासिस, यानी जब ये गुज़रती है तो शोर मचा के गुज़रती है, यानी ऊंची आवाज़ के साथ स्नॉट करते हुए, वो विसल करते हुए ये जाती है। और साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, और कभी कभार खामोशी के साथ ये कई मीलों का फासला जो हवा के साथ झुकी हुई जो मुड़ी हुई घास है उस घास के बीचों बीच से तय करती है। और बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, जब ये करीब पहुंचती है तो परिंदे जो झाड़ियों में बैठे होते हैं वो इसकी तरफ, वो अपना सर मोड़ के इसकी तरफ देखती हैं। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट ब्लैंक फेसिड कोचेस, इसके जो खाली चेहरों वाले यानी तासुरात के बगैर इसका जो फेस है, जो डब्बे हैं उन डब्बों की तरफ वो देखती हैं। और शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, जो भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते हैं वो इसका रास्ता बदल नहीं सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, वो अपने पंजे फैला के अपनी एक मखसूस पोजीशन में वो सोए रहते हैं, वो इसके आदी हो चुके हैं। और इन दी फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, जब ये फार्म के पास से गुज़रती है, आबादी के पास से गुज़रती है तो कोई भी जागता नहीं है, सारे लोग सोए रहते हैं। बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स, बस इतना ज़रूर होता है कि बेडरूम में पड़ा हुआ जो जग है पानी का उसमें थोड़ा सा इर्तियाश ज़रूर पैदा होता है। तो ये है जी पोएम। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जो टेक्स्ट है वो तो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मेरा ख्याल है कि कुछ यही हो सकती है कि पोइट ने इस गाड़ी को, इस नाइट मेल को एक तरह से आइडियलाइज़ कर दिया है, इसको एक मिसाली एक कैरेक्टर के तौर पे आपके सामने पेश किया। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बड़ा पंक्चुअल है, जिसके अंदर ज़िम्मेदारी का बड़ा एहसास है, जो ड्यूटीफुल है, यानी अपने जो काम है उनको मुकम्मल करता है, अपनी पूरी ज़िम्मेदारी, अपने फ़राइज़ की जो मतलब जो अंजाम दही है उनमें किसी किस्म की कोताही नहीं करता। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, ये जो चीज़ें हैं ये हमें इस कैरेक्टर के अंदर, नाइट मेल हमारे सामने एक जीता जागता किरदार सा बन के आई है। तो ये चीज़ें चूँकि इसके अंदर हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हम इंसानों के अंदर भी होनी चाहिए। शायद W.H. ऑर्डेन जो हैं वो इस पोएम के ज़रिए इंसानों को ही एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो खूबियाँ हैं जो इस नाइट मेल के अंदर हैं, ये हम इंसानों के अंदर भी अगर हों तो इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन कैरेक्टर बन के, एक आइडियल कैरेक्टर बन के दूसरों के सामने आ सकता है, जैसे कि ये नाइट मेल है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। बाज़ औक़ात शायर लोग ऐसे ही करते हैं कि एक बात यानी वो कह किसी के बारे में रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका कहने का मकसद इशारा किसी और की तरफ होता है। तो जब नाइट मेल की वो इतनी तारीफ़ें कर रहा है तो शायद वो हम इंसानों के ऊपर एक तरह से तंज़ कर रहा है, यानी वो खूबियाँ जो इंसानों में होनी चाहिए वो इस नाइट मेल के अंदर हैं। तो ये एक तरह से वो हमें एहसास दिलाना चाहता है कि इन खूबियों को, इन क्वालिटीज़ को जो इस नाइट मेल के अंदर हैं हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इस पोएम की मेरे ख़्याल में इंटरप्रिटेशन है। तो इसको हमने पढ़ लिया। अब आप इसकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब इसमें से इन 8 स्टैंजास में से आपसे अगर कोई सवाल MCQs की शक्ल में जो पूछा जाएगा वो मैंने ये कुछ अलहदा किए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये मेरा जो ख्याल है कि ये 4-5 ही बनते हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। कि एक तो आपसे पूछेंगे कि व्हाट डज़ द नाइट मेल एमिट,
ये जो नाइट मेल क्या खारिज करती है, एमिट क्या करती है? तो वाइट स्टीम वो शोवल करती है, वो सफ़ेद रंग का धुआं उगलती है। ये 4 ऑप्शंस बना के आपको दे देंगे, एक उनमें वाइट स्टीम होगा, तो ये इसका ठीक आंसर हो गया। और ऑन द अराइवल ऑफ द नाइट मेल द बर्ड्स डैश, अब परिंदे क्या करते हैं जब ये ट्रेन आती है? तो नीचे कुछ 4 ऑप्शंस बना देंगे, उनमें एक ऑप्शन होगा कि टर्न देयर हेड्स, वो अपने सर मोड़ के देखते हैं, या स्टीयर फ्रॉम बुशेस, वो झाड़ियों में बैठे हुए उसकी तरफ घूर के देखते हैं, ऑन ब्लैंक फेसिड कोचेज़। तो इस तरह के कोई ऑप्शंस बना के आपको दे सकते हैं। पोएम अच्छी तरह से पढ़ी हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 2-4 आपको और बता देता हूँ। शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लम्बर बिकॉज दे कैन नॉट डैश, ये जो भेड़ों की रखवाली करने वाले कुत्ते हैं ये सोए रहते हैं। क्यों सोए रहते हैं? क्योंकि कैन नॉट चेंज हर कोर्स, वो उसका रास्ता नहीं बदल सकते। तो इसके साथ कोई 3 ऑप्शंस और लगा देंगे, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। व्हाट डज़ द नाइट मेल ब्रिंग, ये लेके क्या आती है? तो ये पोस्टल ऑर्डर्स लेके आती है, चेक्स लेके आती है, लेटर्स लेके आती है। ये चीज़ें इस पोएम के अंदर मेंशन हुई हैं, तो ये आप जहन में रखें। और विच थिंग बिगिनस टू शेक इन द बेडरूम ऑन द अराइवल ऑफ द नाइट मेल, जब ये आती है तो बेडरूम में कौन सी चीज़ वाइब्रेट करती है? तो वो हमने आखिरी लाइन में पढ़ा, अ जग, यानी टेबल पे पड़ा हुआ जग, बस वो उसमें थोड़ी वाइब्रेशन होती है। तो इस तरह के ये बनेंगे, बिल्कुल सिंपल होते हैं। पोएम आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो बस ये तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ आप लोगों ने तैयार, पहले नंबर पे तो स्टैंज़ा है, वो मैं आपको अलहदा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे आपने उसको लिखना होगा। तो ये दूसरे नंबर पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। और अब तीसरे नंबर पे सिनोनिम्स। अब इस पोएम में भी कोई ज़्यादा मुश्किल अल्फाज मेरा ख्याल है कोई इतने नहीं हैं। ये 4-5 पैरल मैंने अलहदा कर दिए, इनमें एक स्टडी, ये आप देख लें स्क्रीन के ऊपर। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, कंसिस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है, स्टेबल होता है, मुसलसल, मुस्तकिल को कह देते हैं। और उसके बाद एक लफ्ज़ इसमें आया है ग्रेडियंट, ये उतार चढ़ाव को कहते हैं, स्लोप, राइज, एसेंट, इनक्लाइन, रैंप वगैरह, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और उसके बाद शोवल यानी उगलना, ख़ारिज करना, एमिट करना, तो इसमें एक्सेल है, डिस्चार्ज है, इजेक्ट है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और उसके बाद एक आया स्नॉट, स्नॉटिंग नॉइज़िली हमने पढ़ा था। तो स्नॉट करना होता है फुनकारना, उर्दू में कह देते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए और लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं उनमें एक विसल है, और स्क्रीम है, चीख मारना, ऊंचा शोर मचाना, श्रिल है, स्क्रीच है। तो उसके बाद एक लफ्ज़ इसमें है स्लम्बर, ये सोए रहते हैं वो जो डॉग्स हैं। तो इनमें स्लीप है, डोज़ है, नैप है, रेस्ट है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये 4-5 ही हैं, बस इनको आप जहन में रखें। और इसके बाद जो आखिरी चीज़ आपने इस पोएम की तैयार करनी है वो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ये मैंने जो अलहदा किए हैं वो ये 7 हैं। यानी आपसे इस पोएम में से जो 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो इन 7 में से ही कोई होगा। ये आप देखें स्क्रीन पे कि व्हाट डज़ द नाइट मेल ब्रिंग, ये क्या लेके आती है, या व्हाट ड्यूटीज़ डज़ द नाइट मेल परफॉर्म, ये कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करती है। तो ये वही ड्यूटीज़ हैं इसकी, चेक्स लेके आती है, पोस्टल ऑर्डर्स लेके आती है, लेटर्स फॉर द रिच, फॉर द पुअर, फॉर एवरीबॉडी, सब के लिए ये डाक जो है उसको डिलीवर करती है। तो ये इसका आंसर होगा, मतलब 3-4-5 लाइंस आप इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा देख लें कि हाउ डज़ द पोएट परसोनीफाई द नाइट मेल, शायर ने इस गाड़ी को परसोनीफाई कैसे कर दिया है। तो वो शॉवलिंग वाइट स्टीम की जब उसने बात की, स्नॉटिंग नॉइज़िली की बात की, यानी फुनकारती है, कंधे से धुआं उगलती है, ये सारी परसोनिफिकेशन है। नाइट मेल को वो इस तरह से यानी डिपिक्ट कर रहा है जैसे कि वो कोई इंसान है। तो ये परसोनिफिकेशन इस पोएम में कहाँ पर है, ये आप ज़हन में रखना। और तीसरा एक क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ डू द बर्ड्स एंड शीप डॉग्स रिएक्ट व्हेन द नाइट मेल अप्रोचेज़, यानी जब ये गाड़ी करीब पहुंच दी है तो परिंदों का क्या रद्द अमल होता है, या जो शीप डॉग्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द नाइट मेल ऑन बर्ड्स एंड शीप डॉग्स, यानी इन चीज़ों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या असर होता है। तो कोई ज़्यादा असर नहीं होता। वो जो परिंदे हैं वो तो बस अपना सर मोड़ के इसकी तरफ देखते हैं, बैठे रहते हैं। और वो जो डॉग्स हैं वो सोए रहते हैं, दे कंटिन्यू टू स्लम्बर ऑन विद देयर पॉज अक्रॉस, क्योंकि अब वो इस ट्रेन के यूज टू हो चुके हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन होगा कि वाई डू द शीप डॉग्स शो नो रिएक्शन
ऑन द अराइवल ऑफ द नाइट मेल। तो ये अलहदा से भी पूछा जा सकता है। वैसे ये जो तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर भी हमने ये बात की है कि वो मतलब चूँकि उसके यूज़ टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं, ये ट्रेन रोज़ यहाँ से गुजरती है, उनको पता है कि वो उसका रास्ता तो चेंज नहीं कर सकते, लिहाजा दे कंटिन्यू टू स्लम्बर ऑन, वो सोए रहती हैं। और उसके बाद पाँचवा देखें कि व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लैंक फेस्ड कोचेज़। तो इसका क्या मतलब है, यानी ये ब्लैंक फेस्ड वाला जो वर्ड पोएट ने इस्तेमाल किया है, ये जो एडजेक्टिव है कोचेज़ के लिए जो यूज़ किया है, उसके डब्बों के लिए, इसका क्या मतलब है। तो इसको हम दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एक तो ये चूँकि मालगाड़ी है, कंटेनर है, चारों तरफ से बंद हैं, इसलिए उनको ब्लैंक फेस्ड कह रहा है। और दूसरा ये है कि उसके जो एक्सप्रेशंस की शायद वो बात कर रहा है, फीलिंग्स की बात कर रहा है कि जो ट्रेन है ये हर किस्म की फीलिंग्स से आज़ाद है। बाज़ जो फीलिंग्स होती हैं यही हमारे अंदर एक प्रॉब्लम पैदा करती हैं। ये जो फीलिंग्स होती हैं यही हमें बाज़ कामचोर और सुस्त बना देती हैं, काम ना करने के तरह तरह के जवाज़ तराशने में ये हमारी जो फीलिंग्स है ये बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो ये जो ट्रेन है ये जो इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, पंक्चुअलिटी बड़ी है, ऑनेस्टी बड़ी है, और शायद इसकी वजह यही है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा फीलिंग्स नहीं है, ये कुछ ज़्यादा बहाने शाने नहीं मारती, यानी जो काम इसने करना है बस वो करना है। कोई थकावट, कोई इस तरह की कोई मतलब एग्जॉशन, कोई टायर्डनेस वगैरह ये हमें इसके चेहरे के ऊपर, इसके डब्बों के ऊपर देखने को नहीं मिलती। हालांकि हज़ारों मीलों का ये फ़ासला तय करती है, लेकिन इसके बावजूद ये मतलब हर वक्त एक्टिव रहती है। तो इस मतलब इस तरह की इंटरप्रिटेशन हम इस मतलब वर्ड की ले सकते हैं। और छठे नंबर पे देख लें कि व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द नाइट मेल आर मेंशन्ड इन द पोएम। इसकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं जो शायर ने इस पोएम के अंदर मेंशन की हैं। तो एक तो पंक्चुअलिटी है, इसके बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद ऑनेस्टी है यानी हार्ड वर्क है, उसके बाद करेज है, हौसला है। मतलब हर तरह की मुश्किलात इसके रास्ते में आती हैं, मुश्किल ट्रैक्स आते हैं, मुश्किल मौसम आता है, लेकिन इसके बावजूद ये अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटी है उसको मुकम्मल करती है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं उनसे शायर बड़ा मुतासर हुआ है, तो उन्हीं को इसने मतलब इसके अंदर हाईलाइट किया है। और फिर उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था कि हर पोएम का ही होता है कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया या थीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम को पढ़ के मतलब शायर आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आप इसको पढ़ के क्या सीखते हैं, वो आपने इसमें लिखना होता है। तो हमने यही सीखा है कि जो नाइट मेल है पोएट ने उसको आइडियलाइज़ किया है, और उस नाइट मेल को यूज़ करके वो असल में हम लोगों को, हम इंसानों को एक तरह से वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है कि जो क्वालिटीज़ इस नाइट मेल के अंदर हैं, क्या ही अच्छा हो कि ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो हम इंसानों के अंदर भी हों। तो मतलब इंसान जो है वो एक तरह से एक आइडियल कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये उसका मतलब इसका मेन आइडिया है, थीम है। तो इसको आप कोई 4-5 जुमलों के अंदर एलेबोरेट करेंगे। तो ये है जी मतलब 7 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस पोएम में से आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, बस इन 7 को आप तैयार कर लें। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसका आंसर जो है वो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर्स में ज़रूर मौजूद होगा। स्टेटमेंट का कोई फ़र्क थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन आंसर यही होंगे जो आप लोगों ने तैयार किए होंगे। तो ये हमारी जो दूसरी पोएम है नाइट मेल बाय W.H. ऑडेन, ये भी हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम जो तीसरी पोएम है उसको पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।